हमारी ये धरती, जिन पर बने सुंदर पहाड़, मैदानी भाग, समुंदर, ग्लेशियर्स, हमारी धरती पर कभी भूकंप आते हैं तो कभी सुनामी आती हैं तो कभी वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। आखिर ये सब क्यों होते हैं? इतने ऊंचे ऊंची पर्वत श्रृंखला कैसे बन जाती हैं? आखिर हमारी धरती के अंदर ऐसा क्या है? क्या हमारी धरती अंदर से भी ऐसी ही दिखती है जैसी हमको बाहर से दिखती है, या फिर इसके अंदर कुछ और है? तो आज हम इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढने चलते हैं धरती के अंदर और पता लगाते हैं आखिर हमारी धरती के अंदर क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो धरती जैसे ऊपर से दिखती है, अंदर से वैसी बिल्कुल नहीं है। हमारी धरती में अगर हम एक गहरा गड्ढा बनाते हैं तो हमारी धरती अंदर से लेयर्स में बनी हुई मिलती है। जैसे ऑनियंस के अंदर लेयर्स होती हैं एक के बाद एक, बिल्कुल उसी तरह से हमारी धरती के अंदर भी बहुत सारी लेयर्स बनी हुई हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, जैसे कि इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स में हमारी धरती बटी हुई है। सबसे ऊपर क्रस्ट हो गया, फिर मेंटल हो गया, फिर आपका कोर हो गया। इस तरीके से मल्टीपल लेयर्स में हमारी धरती बटी हुई है। और जितना गहरा गड्ढा होगा, धरती का टेम्परेचर और प्रेशर यानी कि तापमान और दबाव दोनों ही बढ़ते जाएंगे। तो अभी आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्योंकि धरती गोल रहती है, तो अगर हमने धरती के अंदर एक गहरा गड्ढा बना लिया तो क्या हम धरती की दूसरी साइड पर निकल सकते हैं? तो पहली बात तो इतना गहरा गड्ढा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसे जैसे आप धरती के अंदर गड्ढा बनाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और एक स्टेज पर सारे इक्विपमेंट जलकर राख हो जाएंगे, क्योंकि धरती का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स उस गड्ढे को बनाने के लिए हम यूज कर रहे होंगे वो सारे के सारे गल जाएंगे धरती के टेम्परेचर की वजह से, यानी कि उसका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरा, धरती के अंदर बहता हुआ लावा भरा हुआ है, जिसकी वजह से आप उसमें बहुत गहरा गड्ढा नहीं बना सकते हैं। अभी तक धरती पर सबसे गहरा गड्ढा 4 किलोमीटर तक खोदा गया है, जो कि वर्ल्ड की डीपेस्ट माइन भी है और ये साउथ अफ्रीका में प्रेजेंट है। वहीं पर अगर हम एक होल की बात करें तो धरती के अंदर जो डीपेस्ट होल है, जो सबसे गहरा जो होल बनाया गया है, वो 6 किलोमीटर तक बनाया गया है। ये होल इंजीनियर्स ने ऑयल की सर्च में बनाया था, यानी कि तेल निकालने के लिए बनाया था। अगर हमको धरती के बिल्कुल सेंटर में पहुंचना है तो हमें मिनिमम 6000 किलोमीटर का गड्ढा बनाना पड़ेगा, जो कि अगेन इम्पॉसिबल है। हम चलते हैं अभी धरती के अंदर, हम उनकी लेयर्स को देखने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे धरती को मेनली 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर के अंदर भी, सबसे ऊपर वाली जो लेयर्स है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। ये बहुत पतली लेयर होती है। उसके बाद आती है मेंटल, जो आप रेड कलर में देख पा रहे होंगे। ये काफी बड़ी है और धरती का बहुत बड़ा पोर्शन ये बनाती है। वहीं पर एक कोर है। कोर के अंदर भी हम कोर को 2 डिवीजन्स करते हैं। सबसे जो बाहरी डिवीजन है कोर का, उसको हम बोलते हैं आउटर कोर, और जो अंदर वाला है उसको हम बोलते हैं इनर कोर। तो आप इस पिक्चर के थ्रू भी आप समझ पाओगे। ये जो आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर जो डार्क ग्रे कलर का है, ये हमारा हो गया क्रस्ट। उसके बाद पूरा जो लाइट ग्रे से लेकर के येलो कलर तक जो जा रहा है, इसको हम बोलते हैं मेंटल। देन ये आउटर कोर है और ये सबसे अंदर है इनर कोर। तो अब हम बात करते हैं सबसे ऊपरी लेयर की, यानी कि जो क्रस्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सबसे पतली लेयर होती है। अगर हम तीनों लेयर्स की कंपैरिजन करते हैं तो ये सबसे पतली लेयर ये क्रस्ट ही होती है हमारी, जिसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये कंटिनेंट्स में तो है 35 किलोमीटर के समथिंग, और वहीं अगर हम इसकी गहराई समुंदर में नापते हैं तो इसकी सिर्फ 5 किलोमीटर है। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख पाओगे, यहाँ पर आप देख पाओगे ये कंटिनेंट्स की जो क्रस्ट है जो रेड कलर की, ये बहुत ऊंची है और बहुत गहरी है। ये ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स की रेंज में रहती है। जहाँ पर पहाड़ी इलाके रहते हैं वहाँ थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं हमारे समंदर्स के नीचे भी क्रस्ट प्रेजेंट है, तो वहाँ पर इसकी जो मोटाई है वो बहुत कम हो जाती है, यानी कि ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर के समथिंग इसकी मोटाई रह जाती है। हमारी जो क्रस्ट है, अगर हम इसको कंटिनेंट्स में देखते हैं, कंटिनेंट्स का मतलब होता है महाद्वीप, यानी कि महाद्वीपों में इसकी जो मोटाई 35 किलोमीटर की थी, तो ये बनी हुई होती है पूरी की पूरी सिलिका एंड एल्यूमिनिया से। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सियाल भी बोल देते हैं। वहीं अगर हम इसके ओशियनिक क्रस्ट की बात करते हैं, यानी कि जो महासागरों में जो इसकी मोटाई है वो बहुत कम है, यानी कि 5 किलोमीटर है, और ये बनी हुई होती है सिलिका एंड मैग्नीशियम से, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीमा भी बोल देते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मेंटल, यानी कि जो धरती की दूसरी लेयर है उसके बारे में बात करते हैं।
तो ये काफ़ी डीप रहती है, यानी कि 2900 किलोमीटर तक की इसकी गहराई रहती है। अगर मैं इस पिक्चर में दिखाऊं तो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी जो गहराई है इसकी पूरा का पूरा मेंटल है। इसके अंदर ज़्यादातर जो चट्टानें हैं वो पिघल जाती हैं, यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ये चट्टानें हैं एक लावा बना देती हैं और पिघल के पूरा का पूरा तरल अवस्था में आ जाती हैं और यहाँ पर घूमती रहती हैं, यानी कि हमेशा ये मूवमेंट करती रहती हैं। अगर हम मेंटल को सब डिवाइड करते हैं तो एक अपर मेंटल एक लोअर मेंटल, इन दो डिविजन्स में करते हैं। तो जो सबसे अपर मेंटल रहता है उसमें सबसे जो टॉप रहता है उसको बोलते हैं हम लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के अंदर आपको मैं दिखा दूं इस पिक्चर के अंदर, तो इसके अंदर आपका अपर वाला जो पोर्शन है ये जो क्रस्ट का ये भी, और ये जो लाइट ग्रे कलर का है ये भी, तो ये दोनों जो पोर्शंस, जो लाइट ग्रे कलर का जो पोर्शन है ये हार्ड सबस्टांस होता है और ये पूरा का पूरा मेंटल का सबसे टॉप लेयर को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। यही हमारी क्या है पूरा का पूरा लिथोस्फीयर बनाती हैं, यानी कि अपर क्रस्ट और अपर मेंटल क्रस्ट ये दोनों मिलके लिथोस्फीयर बनाती हैं। देन आती है एस्थीनोस्फीयर। एस्थीनोस्फीयर काफ़ी पतली होती है और बहुत हल्की होती है, जिसके अंदर से बहुत सारी जो डक्ट हैं यानी कि नली जो जाती हैं जो कि पूरे लावा को हमारी धरती को ऊपर लेके आती है, इस एस्थीनोस्फीयर के थ्रू ही लेके आती हैं। अगर हम इस पिक्चर में जाते हैं तो ये हमारा एस्थीनोस्फीयर है, ये काफ़ी हल्का रहता है और ये मोल्टन लावा हम इसमें भरा रहता है, तो इसके अंदर बहुत सारी डक्ट्स बन जाती हैं, तो ये ही अपने लावा को पूरा का पूरा वॉल्केनिक एरप्शंस के थ्रू बाहर निकाल के फेंक देती हैं। यहीं आपको मैं बता दूं ये जो ओशियन आप देख पा रहे होंगे, समुंदर के अंदर भी बहुत सारे वॉल्केनिक एरप्शंस होते रहते हैं और बाहर भी होते हैं जो कि आप धरती पे देख पाते होंगे। उसके बाद आता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन के अंदर ही सबसे ज्यादा सीस्मिक डिसकंटिन्यूटीज देखने के लिए मिलती हैं, यानी कि जैसे ही कहीं भूकंप आता है, जैसे कि इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, तो हम भूकंप को नापते हैं रिक्टर पैमाने पर, तो उसकी जो वेव्स बनती हैं तो इन वेव्स को ही हम देख के बताते हैं कि ये कितना बड़ा भूकंप है। तो इस मान के चलो एपिसेंटर ये है, तो इस जगह से पूरा का पूरा जो वेव्स ऐसे क्रिएट होती हैं और पूरी धरती के ऊपर इनको देखा जा सकता है। इन्हीं वेव्स की वजह से हमको पता चला कि हमारी धरती अंदर से क्या है पूरा का पूरा तरल अवस्था में है, क्योंकि यहाँ पर क्या है अगर इस वेव्स को अगर हम यहाँ पे नापते तो सेम टू सेम वेव्स हमको यहाँ भी देखने के लिए मिलनी चाहिए थी, अगर ये पूरा का पूरा धरती अगर सॉलिड में रहती। लेकिन ये पूरी की पूरी धरती कठोर नहीं है, ये अंदर से पूरा का पूरा इसमें पानी के जैसे तरल अवस्था में भरा हुआ है, जिसकी वजह से जो वेव्स हैं वो पूरा का पूरा डेविएट करती है, यानी कि अपनी जो डायरेक्शन जो सीधी पकड़ने वाली थी वो सीधी ना पकड़ के वो यहाँ पे डेविएट कर जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और धरती का बिल्कुल बीच वाला जो हिस्सा है सॉलिड है। और इससे हमको पता चला पूरा का पूरा इन सीस्मिक वेव से पता चला कि हमारी धरती अंदर से कुछ कैसे दिखती है। तो इसमें पता चला कि जो सबसे अंदर वाला जो पोर्शन है वो सॉलिड है और उसके बाहर थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रहता है, जिसकी वजह से ये वेव्स डेविएट करती हैं और यहाँ पर क्या है पूरा का पूरा एक शैडो जोन्स बन जाते हैं दोनों साइड में। तो ये जो सीस्मिक जो डेविएशन है वो हमें ट्रांजिशन जोन में यानी कि अपर मेंटल लेयर में देखने के लिए मिल जाता है। वहीं लोअर मेंटल की अगर बात करें तो लोअर मेंटल को हम मीजोस्फीयर भी बोल देते हैं, इसका दूसरा नाम यही है। और इसके अंदर क्या है एक डी डबल प्राइम लेयर भी होती है जो बहुत पतली होती है, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर के समथिंग होती है और इसमें जो सीस्मिक वेव्स की जो चेंज होने की जो गति है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में रहता है और ये कोर और मेंटल की बाउंड्री बनाती है। अभी हम आते हैं सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो उसके बारे में जानते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोर। तो कोर के अंदर इसकी जो गहराई होती है ऑलमोस्ट 3500 किलोमीटर की रेडियस तक होती है। तो आपको पता चल गया होगा अर्थ की टोटल रेडियस कितनी होती है, तो ऑलमोस्ट टोटल रेडियस जो होती है अर्थ की वो 6400 किलोमीटर होती है, जिसमें 3500 किलोमीटर तक तो कोर होता है, उसके बाद 2900 किलोमीटर यानी 3500 में और 2900 जोड़ दो तो वो बन जाता है इसका मेंटल। और क्रस्ट का तो मैंने बता दिया वो बहुत कम पतली लेयर होती है, यानी कि ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर की रहती है मैक्सिमम, तो जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा जो अर्थ का जो रेडियस बनता है वो ऑलमोस्ट 6400 किलोमीटर के समथिंग बनता है। तो कोर को भी अगर हम सब डिवाइड करें तो इसमें सबसे बाहरी जो लेयर होती है उसको हम आउटर कोर बोलते हैं और सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं इनर कोर। जो सबसे बाहरी लेयर जो होती है जिसको हम आउटर कोर बोलते हैं, उसमें इस पिक्चर में भी आप देख पाओगे ये हमारी आउटर कोर है, ये हमारी इनर कोर है। तो जो सबसे बाहरी जो लेयर होती है ये क्या है लिक्विड फॉर्म में रहती है, यानी कि ये तरल अवस्था में रहती है, और वहीं अगर अंदर की बात करें तो ये ठोस अवस्था में रहती है। जो बाहरी जो लेयर
लेयर है, इसके अंदर क्या है, हमको मिलते हैं मेटल्स, यानी कि निकल और आयरन, दोनों चीज इसमें मिल जाती हैं। इसीलिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में नाइफ भी बोल देते हैं। और निकल और आयरन की वजह से, मतलब मेनली आयरन की वजह से क्या होता है, ये तरल अवस्था में रहने की वजह से इसमें आयरन घूमता रहता है, और आयरन के घूमने की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रिक करंट के बनने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन जाती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से ही क्या है कि पूरा का पूरा हमारी धरती के चारों तरफ एक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, इस पिक्चर के अंदर जो हमारा आउटर कोर है, ये येलो कलर में आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर के अंदर, इसमें इसी की वजह से पूरा का पूरा हमारा अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और जो ये अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे बहुत काम का है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी जो सोलर विंड्स आती हैं सूर्य से निकल के, उनसे हमको बचाने का ये पूरी तरह से काम करता है। ये एक इनविजिबल बबल की तरह है, यानी कि पूरे स्पेस तक जाता है। ये हमारी पृथ्वी बहुत छोटी है, पृथ्वी से भी बड़ी जगह तक ये पूरा का पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये फैला रहता है, और हमको पता भी नहीं रहता, फिर भी हमको बहुत सी चीज़ों से बचा लेता है। जैसे कि सोलर विंड्स हो गया, कॉस्मिक रेज हो गया, इन चीज़ों से हमको ये बचा देता है ऑटोमेटिक। तो इसके बाद जो बारी आती है वो है इनर कोर। इनर कोर भी आयरन और निकल से ही बनी रहती है, बस अंतर इसमें यह है कि ये सॉलिड फॉर्म में रहती है, और सॉलिड की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर पाती है, और ये सबसे अंदर रहती है, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, और इसका जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इसका जो टेम्परेचर बताया जाता है कि जो सूर्य का जो टेम्परेचर है लगभग उसके बराबर इसका टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये फिर भी सॉलिड स्टेज में है। इसका रीजन ये है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर लगा हुआ रहता है, जिसकी वजह से इसका जो ये तरल अवस्था में नहीं आ पाती है। अब हम देखते हैं हमारी धरती पर बड़े बड़े पहाड़ का निर्माण कैसे होता है, किस तरीके से बड़े बड़े जो गड्ढे बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कहीं कहीं पर हमारा जो मैग्मा जो निकलता है, लावा जो निकलता है वॉल्केनिक इरप्शंस के थ्रू, वो कैसे होता है। तो इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले पिक्चर में जाना होगा। तो सबसे जो मैंने बीच वाली जो लेयर बताई थी मेंटल, जिसके अंदर पूरा का पूरा लावा फ्लो करता है, गर्मी की वजह से जितनी भी जो चट्टानें होती हैं वहाँ पे पिघल जाती हैं, जिसकी वजह से वो क्या पूरा का पूरा तरल अवस्था में आ जाता है और कुछ इस तरीके से घूमना शुरू कर देता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। और इस घूमने की वजह से हमारी जो धरती टिकी हुई होती है पूरा का पूरा प्लेट्स के ऊपर, जिनको हम नाम देते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। इन टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर ये टिकी हुई रहती है पूरा धरती, और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो टिकी हुई होती हैं पूरा का पूरा इस तरल पदार्थ के ऊपर, यानी कि जो मेंटल में जो घूमता हुआ लावा है इसके ऊपर ये घूमती रहती हैं। तो अगर ये प्लेट ऐसे घूमेगी, अगर मेंटल में ऐसे इस तरीके से जो लिक्विड है इस तरीके से फ्लो करेगा, तो इसके ऊपर जो प्लेट है वो भी इस तरीके से मूव करेगी। ये जो मूवमेंट रहते हैं बहुत स्लो होते हैं, कई कई सालों में थोड़े बहुत मूवमेंट होते हैं। तो इसी तरीके से अगर मान के चलो इस तरीके से ये यहाँ पे इस तरीके से मूवमेंट होगा मेंटल के अंदर, तो ये जो प्लेट थी इसके ऊपर वो इस तरीके से इधर की साइड में जाएगी। तो अगर ये प्लेट इधर जाएगी, ये प्लेट इधर जाएगी, तो यहाँ से क्या है गैप बन जाएगा, और उस गैप में से लावा बाहर फ्लो कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या है वॉल्केनिक इरप्शंस हो सकता है, या फिर बहुत बड़ी बड़ी रिज यानी कि पहाड़ी बन सकती हैं। वहीं अगर हम इधर की साइड में देखते हैं तो ये क्या है, एक दूसरी प्लेट आ रही है इधर से, और ये जो प्लेट है इसके अंदर धंसती है। तो जैसे जैसे अगर ये मूवमेंट ऐसे करेगी और ये प्लेट ऐसे घूम रही है, क्योंकि इसका जो लावा वो ऐसे घूम रहा है, तो ये ऊपर जाएगी ये नीचे जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा गड्ढे बनते हैं। और जो ये मूवमेंट होते हैं ये सडन होते हैं, जैसे मान के चलो, मतलब वैसे तो स्लोली होते हैं मूवमेंट, लेकिन इसके अंदर क्या प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। जैसे मान के चलो ये घूम रही है, यहाँ पे ये प्लेट ऐसे अटकी हुई है इसमें, तो जैसे ही ये एक प्रेशर इसको क्रॉस करेगा, जैसे जैसे घूमते 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 तो एकदम टक से नीचे जाएगी ये, जिसकी वजह से यहाँ पर इस पूरी प्लेट के अंदर भूकंप आ जाएगा, और समुद्र के अंदर क्या है सुनामी बन जाएंगी। जैसे ही अंदर जाएगी बाहर निकलेगी तो उसकी वजह से पूरा ये प्लेट है वो हिल जाएगी, और हिलने की वजह से ही पूरा का पूरा जो पानी है यानी कि सुनामीज वगैरह निकलती हैं वो इसी की वजह से निकलती हैं, और भूकंप वगैरह भी इसी तरीके से बनते हैं। तो इसी टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से ही वर्ल्ड के जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट हैं और सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट हैं वे भी इसी वजह से बने हैं। तो जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसके बारे में आपको पता होगा, वो है माउंट एवरेस्ट।
ये रहा। और इसकी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 8,848 मीटर्स है, यानी कि अगर फीट्स में देखा जाए तो 29,031.7 फीट के समथिंग इसकी हाइट है। वहीं अगर इसके ट्रेंच की बात करें, यानी कि जो मैरियाना ट्रेंच के अंदर चैलेंजर डीप है, ये आप देख पाओगे, ये मैरियाना ट्रेंच वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन के अंदर प्रेजेंट है ये, और इसकी जो गहराई है वो लगभग 10,984 मीटर्स है, यानी कि जो हमारे ऊपर पहाड़ है उससे भी कहीं ज़्यादा इसकी गहराई है। और इसको आप देख पाओगे इस मैप के अंदर भी, ये आपका हो गया चैलेंजर डीप, ये पैसिफिक ओशियन है, ये हमारा प्यारा भारत है। अगर हम इसके ईस्ट में जाएंगे तो ये हमारा एशियन नेशंस है, पूरा एशियन नेशंस के ऊपर ये जापान हो गया और ये चाइना हो गया। तो इस जगह पर हमारा चैलेंजर डीप मिल जाता है। वहीं ये वर्ल्ड के और भी ज़्यादा जो डीपेस्ट पॉइंट हैं वो इस पिक्चर में देखने के लिए मिल जाएंगे आपको, तो इनको भी कंसीडर कर सकते हो। तो इस पिक्चर में भी आप देख पाओगे ये जो हमारी एक प्लेट इस तरीके से मूव कर रही है, वहीं जो दूसरी प्लेट है हमारी वो इधर मूव कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये जो ट्रेंच बनता है, ये गड्ढा बनता है, वो इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। ये ओशियनिक क्रस्ट है, यानी कि ओशियन के अंदर की जो प्लेट है वो इस तरीके से अंदर जा रही है, और ये हमारी जो है कंटिनेंटल प्लेट्स है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर गड्ढा बन सकता है, और इसी जगह पर पूरे के पूरे वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह होते रहेंगे, और यहीं पर ही सबसे ज्यादा जो भूकंप वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। इसमें अगर ये प्लेट अगर मूवमेंट करेगी तो यहाँ पर सुनामी आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये क्या है, एक ओशियनिक प्लेट है। वहीं अगर यहाँ पर कोई मूवमेंट होता है तो ये जो पूरी प्लेट हिलेगी तो यहाँ पर पूरे के पूरे जो भूकंप देखने के लिए मिल जाएंगे, या तो फिर वॉल्केनिक इरप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा सबसे ज्यादा भूकंप कौन सी जगह पर आने चाहिए। तो जहां पर ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो मिलती हैं सबसे ज्यादा वहीं पर ही भूकंप आएंगे। तो ये आप रिंग ऑफ फायर देख पाओगे। रिंग ऑफ फायर एक ऐसी जगह है, यानी कि पैसिफिक ओशियन की पूरी बाउंड्री लाइन है ये, जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप देखने के लिए मिलते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि ये जो पैसिफिक ओशियन की जो प्लेट है, जिसको हम पैसिफिक प्लेट भी बोलते हैं, ये पूरा का पूरा जो कंटिनेंटल जो प्लेट्स रहती हैं उनसे जाके टकराती हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो भूकंप है इन रीजन्स में देखने के लिए मिल जाता है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, एशियन रीजन्स हो गया, यानी कि चाइना रीजन हो गया, जापान रीजन हो गया, इस तरीके से ये एशियन नेशंस हो गए, और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो रिंग ऑफ फायर है वो वहीं पर ही बनी हुई है, जहां पर ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी पर भूकंप कैसे बनते हैं, माउंटेन्स कैसे बनते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस कैसे होते हैं। तो ये सभी चीज़ों के पीछे कारण है आपका मेंटल, जो बीच वाली जो लेयर है अर्थ की वो, और दूसरा टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स। तो ये सभी की वजह से ही हमारी धरती पर ये सब चीज़ देखने के लिए मिल जाती है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।